नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई। सोमवार को वो भारत पहुंची और वो यहां कुछ समय के लिए शरण ले सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट, भारत में अलर्ट। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर। बांग्लादेश से लगी सीमा पर खास चौकसी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत भी अलर्ट मोड पर है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना तख्ता पलट के बाद आनन फानन में भारत पहुंच गई, जिसके बाद भारत में हालात की समीक्षा के साथ भारत में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश के खराब हालात के बाद सीसीएस की पीएम आवास पर आपात बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को बांग्लादेश के हालातों की जानकारी दी। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर। हिंदुओं और भारतीय छात्रों की सुरक्षा की चिंता। सीमा की सुरक्षा भी भारत के लिए अहम। हिंसा की वजह से क्षेत्रीय शांति को भी खतरा। सीसीएस की बैठक में इन सभी मुद्दों पर डिटेल के साथ चर्चा हुई। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत ने कई अहम कदम उठाए हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारत चौकस। बांग्लादेश के लगे बॉर्डर पर अलर्ट जारी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी हाई अलर्ट। मेघालय बॉर्डर पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान। बांग्लादेश के लिए रेल और हवाई सेवाएं स्थगित। भारतीय नागरिकों को चेतावनी जारी की गई। बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने की सलाह। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन करने वाले कट्टरपंथी हैं, इसलिए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर खतरा बढ़ गया है। बांग्लादेश में कम से कम 4 मंदिरों को तोड़ दिया गया। लोकल हिंदू लोगों ने बताया कि दंगाइयों ने मंदिरों की तोड़फोड़ की। ढाका में भारत की मदद से बनाए गए इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर में भी दंगाइयों ने तोड़फोड़ कर दी। शेख हसीना भी दिल्ली के पास हिंडन एयरफोर्स के सेफ हाउस में मौजूद हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार शेख हसीना का लंदन जाने का कार्यक्रम है। फिलहाल ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। लंदन आने की हरी झंडी नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और बांग्लादेश में किस तरह से सियासी तख्ता पलट हुआ, क्या स्थिति बांग्लादेश में है और आगे किस तरह से सुधार आएगा, इसी के बारे में जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और शुरुआत भूषण जी आप ही के साथ में करना चाहूंगी। बांग्लादेश के हालातों को सर आप कैसे देख रहे हैं और क्या समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय के लिए बांग्लादेश में जो 15 साल के कार्यकाल में शेख हसीना ने बांग्लादेश को एक इस स्थिति में पहुंचा दिया था जहां पर विकास की पटकथा लिखी जा सकती थी, वो बांग्लादेश अब सुधार होता हुआ नजर आएगा उसमें? रितु जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि इस स्थिति को नॉर्मल होने में काफी टाइम जाएगा। कारण ना चीन चाहता है, ना अमेरिका पाकिस्तान के ISI के माध्यम से चीज चाहता है जी। और डिक्टेटरशिप चलेगी, ये तो हर इतिहास में कायम है, चीज शुरू हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि जब मिलिट्री गद्दी में आती, मिलिट्री छोड़ती नहीं गद्दी। और पर बात समझने की ये है, 2-3 लेसन इंडिया के लिए भी आते हैं और पॉइंट इंडिया के लिए भी आते हैं। क्या देखिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना डेमोक्रेसी के अंदर एक आर्ट है। परिपक्व डेमोक्रेसी कर लेती है। ओवर फोर्स यूज करेंगे, आर्मी को निकाल के स्टूडेंट्स को तबाही किया आपने। आपकी अवामी लीग की खड़ी हुई बीसीएल माने बांग्लादेश छात्र लीग, उन्होंने जो अपोजिशन वाले थे, अपोजिशन वाले कौन सा ग्रुप था? बांग्लादेश साधारण छात्र शिक्षण अधिकार संरक्षण, वो लीग, उनको मारा पीटा,
और एक चीज तो इसमें क्या हुआ, फिर मिलिट्री का यूज हुआ तो बात हाथ से निकल गई। और इसमें जब यही फॉरेन एजुकेशन हमारी हुई, ये वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे इंडिया में, एजुकेशन कंट्रोल करने का तरीका होना चाहिए। और उसके पहले ये अगर हाई कोर्ट ने जून में ये पास कर दिया ऑर्डर कि कोटा को रिस्टोर कर दिया, अब कोटा तो बड़ा भारी प्रॉब्लम है कि अभी आप 72 में आपने कोटा शुरू किया और उसको रिस्टोर कर दिया। अभी ये कोर्ट में क्या समझने की बात है, वो सरकार चलाने के लिए कोर्ट के पास कितनी काबिलियत हमें सोचना पड़ेगा इंडिया में भी। अब हाई कोर्ट में कर दिया, हल्ला मच गया, अभी वही हुआ, बात आगे बढ़ गई और उसके अंदर पेट्रोल डालने वाले चीन, अमेरिका, पड़ोसी और बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया की। तो सवाल ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट को फूंक मार मार के चलना पड़ता है और 15 साल तक रही है ये और काफी अच्छा प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है। कब तक? हाँ, कब तक? जब तक कोविड नहीं आया है। कोविड के बाद तकलीफ हो गई। और बात क्या है, देखिए 15-16 करोड़ तो आबादी है बांग्लादेश की, उसमें 3 करोड़ तो यंग है, यंग माने एम्प्लॉयबल, 15 से 24 साल की उम्र। अब उनके पास 15% अनएम्प्लॉयमेंट है जी, 30-40 लाख अनएम्प्लॉयड है। क्या करेंगे वो? और छोटी सी कंट्री है, इतनी डेंसिटी है, इंडिया जितनी वास्ट कंट्री है तो कहीं कुछ होता है, हर जगह नहीं फैलता है। बहुत वास्ट कंट्री है इंडिया, और छोटी सी कंट्री है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें इनको, और इसमें चीन ने आप जानते हैं क्या किया। चीन चाहता है कि वो सबमरीन बेस बनाए, चीन ने बांग्लादेश के लिए कॉक्स बाजार में। पर फिर भी जैसे बांग्लादेश ने देखा, मैं जैसे श्रीलंका, जैसे मालदीव चीन के चंगुल में फंस गए, हम नहीं फंसेंगे। वो इंडिया के क्लोज नहीं और वो चीन को भाता नहीं है। तो ये, और चीन में अभी जी चीन के पास मीटिंग करने गई, उनको मिला नहीं। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पर आगे क्या होगा, ये मिलिट्री रूल रहेगा। बिल्कुल, और आगे क्या होगा उस पर भी हर किसी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है कि किस तरह से स्थिति में सुधार हो सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार है। सर, बहुत स्वागत करती हूं आपका भी हिंदी खबर में। ऐसे में पंकज श्रीवास्तव जी, आपका रुख करते हुए, क्या भूषण दीवान जी की बात से आप पूरी तरह से सहमत कि जिस तरह से ये छात्रों का प्रदर्शन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो महज आरक्षण को लेकर हुआ था, वो इतना उग्र हो गया कि प्रधानमंत्री को उनके पद से ही इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद सर, जो बाहरी ताकतों का बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये बाहरी ताकत आखिर कौन है और किस तरह से चीन का अगर जिक्र किया जाए तो चीन आखिर क्या चाहता है, क्यों इस तरह से देश में हिंसात्मक घटनाएं वो चाहता है? क्योंकि श्रीलंका में जब प्रदर्शन हुआ था तो उस दौरान भी यही कहा जा रहा था कि बाहरी ताकतों का हाथ इसमें है, ये महज प्रोटेस्ट नहीं है, पहले से प्री प्लानिंग है। और वही स्थिति बांग्लादेश में। जी बिल्कुल, मैं भूषण दीवान साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, इन आंदोलनों को शांत करना उस देश की सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जब तक कि उसमें कोई विदेशी ताकत का हाथ ना हो। आपको याद होगा कि बहुत पहले वर्ष 2012 में हमारे यहाँ निर्भया रेप कांड हुआ था, जिसके बाद स्टूडेंट्स बाहर निकल आए थे, सड़कों पर निकल आए थे। उससे पहले लोकपाल बिल को लेकर के अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, और उससे बहुत वर्ष पहले 1989 में मंडल कमीशन के दौरान छात्रों ने आंदोलन किया था। तो इन तीनों आंदोलनों को देश के अंदर अच्छे तरीके से निपटा दिया गया, सरकारें चाहे किसी की भी हो। लेकिन यहाँ पर ये जो आंदोलन है, बांग्लादेश का जो विद्यार्थी आंदोलन है, ये बाहर निकल जाता है उन लोगों के कब्जे से, और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि जो सेना देश के प्रधानमंत्री की रक्षा करने के लिए बल का भी इस्तेमाल कर सकती है, वो सेना प्रधानमंत्री को बोल रही है कि आप इस्तीफा दीजिए 45 मिनट के अंदर और आप देश छोड़ के जाइए, अभी सुरक्षित रहिए, और फिर टेक ओवर कर लेती है। इसका सीधा सीधा जो इल्जाम है, जैसा कि भूषण साहब ने कहा, मैं ये बात कल से बोल रहा हूँ कि ये चीज चीन के ही लिए है, चीन ही साजिश के पीछे है। और वजह सिर्फ ये है कि अभी कुछ समय पहले ये जो शेख हसीना है, ये गई थी वहां पर बीजिंग में, और तीस्ता जो नदी का जो समझौता है वो चीन चाह रहा था कि बांग्लादेश उसके साथ करे, क्योंकि सबमरीन बेस के अलावा भी चीन एक बड़ा नवल बेस यहाँ बनाना चाह रहा था। चिटगांव जो है वो ऑलरेडी चीन के कब्जे में जा चुका है, लेकिन तीस्ता नदी बंटवारे को, तीस्ता जल समझौते को लेकर के भारत भी चाह रहा था कि वो समझौता बांग्लादेश भारत के साथ करे। यहाँ पर भारत की जीत होती है। और इसके अलावा जो भारत के सीमा के नजदीक एक बंदरगाह है, वो चीन चाह रहा था लेना, लेकिन वहां भारत ने बाजी मार दी। और जो व्यापार वगैरह सब अच्छा हो रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी हो गई थी बांग्लादेश की, भारत के साथ संबंध बड़े अच्छे थे,
ये बात चीन को रास नहीं आ रही थी। एक समय बांग्लादेश की जो जीडीपी थी वो 8 पर पहुंच गई थी, यानी भारत से भी ज्यादा पहुंच गई थी बीच में। लेकिन चीन ने अपना फंदा फैलाया और चीन ने बांग्लादेश को अपने कर्ज जाल में फंसा, और उसके बाद देखिए आज बांग्लादेश की हालत क्या है। वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई है। हाईली डेंस कंट्री है, ये एरिया कम है, बहुत ज्यादा है, ऊपर से लोगों के पास रोजगार नहीं है। एक समय ऐसा भी था जब बांग्लादेश में बने हुए कपड़े जो है यूरोप से लेकर के अमेरिका तक के बाजारों में छाए हुए थे। लेकिन आज जब वो चीन के चंगुल में फंसता है बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पर हालत ऐसी हो गई। और जब शेख हसीना बीजिंग जाती हैं, वहां ऐसा क्या हुआ जो एब्रप्टली उन्हें वापस आना पड़ता है, और ये बात चीन की आंख की किरकिरी बन गया। और अंदेशा पूरी तरह यह लगाया जा रहा है कि चीन ने वहां की सेना को, वहां के 15 साल का कार्यकाल 45 मिनट में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और शायद इसकी जो परिकल्पना है वो खुद यहाँ पर शेख हसीना ने भी नहीं की होगी कि इस तरह का जो दिन है वो उनको देखना पड़ेगा। जहां सुबह जब उन्होंने नाश्ता किया, उठी तो तब तक वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन रात होते होते जब उन्होंने रात का खाना खाया होगा तो वो पूर्व प्रधानमंत्री बन गई। लौटूंगी सर मैं आपके पास। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जो कल पूरा घटनाक्रम बांग्लादेश में घटा, जो तस्वीरें अब तक सामने आ पा रही है, वो विश्व भर के लिए एक बड़ी सीख और क्या मैसेज दे रही है? देखिए, मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि जो कट्टरवादी ताकतें हैं, जो आतंकपरस्त ताकतें हैं, जो विस्तारवादी ताकतें हैं, वो अपनी पैठ राष्ट्रों के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा कल का जो घटनाक्रम आपने देखा, उसके पीछे गहरी साजिश है, जिसके की पीछे जो बांग्लादेश की जो घरेलू ताकतें हैं, जो वहां पर जो कट्टरवादी तत्व हैं, जमाते इस्लामी जैसी एक कट्टरवादी राजनीतिक संगठन है, उसके साथ जुड़ा हुआ छात्र शिविर नामक एक जो छात्र संगठन है, और जाहिर है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो भी इस पूरी साजिश में शामिल है। लेकिन साथ ही साथ घरेलू स्तर के साथ साथ जो विदेशी स्तर पर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चाइना का इसमें संलग्नता, उसमें पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। और ये जो घटनाक्रम सामने आया है, जैसा कि मैंने कहा कि ये गहरी साजिश का परिणाम है, जिसको, और ये साजिश लंबे समय से चल रही थी। बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टरवादी तत्व हैं, उन्होंने शेख हसीना की सरकार को टारगेट करने की लगातार कोशिश की, और शेख हसीना की सरकार जाहिर है कि वो अपनी साजिश में सफल हो गए। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो संबंध है शेख हसीना की सरकार के साथ तनावग्रस्त रहे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगातार शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध एक बयानबाजी की, और इस तरीके से अगर आप देखें तो शेख हसीना चौतरफा घिर गई थी, घरेलू मोर्चे पर भी और वैदेशिक मोर्चे पर भी। और चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान जैसी जो महाशक्तियां हैं और जो राष्ट्र हैं, जाहिर है कि वो उनकी तरफ से जो उनके विरुद्ध जो एक पोस्टरिंग की गई, जो साजिशें की गई, उसकी वजह से शेख हसीना की सरकार वो चारों तरफ से चुनौतियों से घिर गई। और जो सबसे केंद्रीय भूमिका वहां की सेना ने निभाई, सेना ने जब शेख हसीना की सरकार से अपना किनारा कर लिया, और जो रिपोर्ट सामने आई कि 45 मिनट का उन्हें समय दिया वहां की सेना ने, तो और उसके बाद ऐसे स्थिति में कि जब वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाली जो मुख्य जो एजेंसी ने ही जब उसने उनसे किनारा कर लिया, तो उनके पास कोई चारा नहीं था। उनके पैर की जो जमीन थी वो खिसक गई, और उनके पास देश छोड़ने के सिवा और अपने प्रधानमंत्री पद को त्यागने के सिवा कोई विकल्प बचा नहीं था। तो ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये गहरी साजिश, जैसा कि मैंने कहा है, जिसको कि शेख हसीना की सरकार भांपने में, समय पर भांपने में नाकाम रही। ये अवश्य है कि उनकी जो सरकार एक लंबे समय से चलने वाली सरकार थी, 15 वर्षों से ये शासन कर रही थी, और एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर था। चुनावों को लेकर के भी अनेक उनकी आलोचनाएं की जाती थी, चाहे वो देश के अंदर हो, विपक्षी पार्टी तो उसमें बैकआउट ही उन्होंने किया था। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये जो छात्र आंदोलन की आड़ में जिन शेख हसीना की सरकार के विरुद्ध जो शक्तियां हैं, उन्होंने इस पूरी स्थिति को एक्सप्लॉइट किया, छात्र आंदोलन को एक्सप्लॉइट किया, और उसके माध्यम से शेख हसीना की सरकार को टारगेट किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आ जाने के बाद ही छात्र आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन पूरे आरक्षण की व्यवस्था में कर दिया। 93% सीटें मेरिट बेस्ड कर दी। उसके बावजूद भी ये हिंसा भड़की, और अब ये छात्र जो है कहने लगे कि वो शेख हसीना की सरकार इस्तीफा दे, इत्यादि इत्यादि, बल प्रयोग किया गया है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इससे पता चलता है कि छात्र आंदोलन को
ये जो शेख हसीना के विरुद्ध में जो काम करने वाली जो शक्तियां हैं, उन्होंने पूरी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करते हुए उनको टारगेट करने की कोशिश की। और सेना ने जब अपना विड्रॉ किया उनके साथ, उनके साथ अपना जब किनारा किया, तो उसके बाद से जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति इसलिए है, एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरवादी आतंक परस्त ताकतें, विस्तारवादी ताकतें अगर इसी तरीके से अपना पैठ बढ़ाएंगी तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, बांग्लादेश के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसी वजह से भारत को प्रोएक्टिव तरीके से आने वाले समय में बांग्लादेश की चाहे कोई भी वहां पे एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी भी तरीके की सरकार बने, मिलिट्री रूल भी अगर आ जाता है, तो ऐसे में उनके साथ अपना एंगेजमेंट बनाए रखते हुए बांग्लादेश के अंदर शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाए रखने में भारत को अपनी जो एक प्रोएक्टिव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत लगातार एंगेज करना होगा। और पूरी स्थितियों को लेकर के भारत की जो भूमिका है वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी राष्ट्र के नाते अपनी भूमिका को अभी भी निभा रहा है। शेख हसीना को हम पूरी मदद कर रहे हैं और वहां की जो लीडरशिप है उसके साथ भी भारत को अपने संपर्कों को बनाए रखना होगा। और भारत सरकार का जो स्टैंड है वो धीरे धीरे कई मामलों को लेकर और इन्हीं तमाम वजह को लेकर और बातों को लेकर, क्योंकि आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की सर, और उसी को लेकर भारत सरकार का जो स्टैंड है वो धीरे धीरे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में भूषण दीवान जी, एक बार फिर से रुख आपका, और सर समझने की कोशिश है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हैं जो अभी हस्ताक्षर हुए थे हाल फिलहाल में भी और लंबे समय में होते हुए नजर आए, जिसके जरिए ये कहा जाता था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बेस्ट फ्रेंड वाली जो चीजें हैं, सच्चा मित्र वाली जो चीजें हैं, वो दोनों के रिश्तों में है और उसी की वजह से मधुर हो रहे हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश की जो अभी स्थिति है, और दो नाम अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं जिसमें मोहम्मद यूनुस खान का जिक्र हो रहा है और जिया खालिद के बेटे का जिक्र हो रहा है, अगर इन दोनों में से कोई सरकार के तौर पर सत्ता संभालता है तो क्या उतने ही समन्वय भारत के साथ बांग्लादेश के बन पाएंगे जो अभी हाल फिलहाल में अब तक थे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने रितु जी। इसका साफ आंसर है नहीं, रिश्ते खराब होंगे और रिश्ते शॉर्ट टर्म में साल, 1.5 साल, 2 साल खराब होंगे। पर फिर क्या करेंगे ये लोग? ये जाग जाएंगे, ये सीख लेंगे। श्रीलंका ने जो किया, चीन से घनिष्ठता बढ़ाने का खामियाजा भुगतना पड़ा श्रीलंका को, फिर वो इंडिया की तरफ आए। ये मालदीव्स में उनके साथ भी वो सीख रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे साथ है। आपको छोटी सी चीज बताता हूं मैं, जो 5% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, लगभग 1500 मेगावाट, अदानी में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं। अदानी पावर झारखंड की प्लांट से उनको 1500 मेगावाट पर ईयर सप्लाई कर रही है। अब बताइए, इलेक्ट्रिसिटी चीन से तो नहीं आएगी भाई। और सेकेंडली, आप चीन से जफी पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी बहुत मजबूत हो, बहुत तगड़ा हो, तो उससे दोस्ती भी बुरी, दुश्मनी भी बुरी। अब चीन तो इतना बुरा है, हम इतना बड़ा है बांग्लादेश से, तो उनको खा जाएगा वो। तो ये समझेंगे, देर सवेर समझेंगे, पर शुरू में नहीं समझेंगे। क्यों? उनको तो उन्मादी तरीके से कुर्सी पकड़ने के, कोई भी हेल्प करे, साल 2 साल हम काबिज हो जाएं। तो ये प्रॉब्लम है, देश के लिए नुकसान, बांग्लादेश के लिए नुकसान है कि वो चीन से इतनी घनिष्ठता बढ़ाना। पर वो फिर भी होगा, और जब ये सीखेंगे बाद में जाके। और पर इसमें एक बड़ा भारी प्रॉब्लम एक और आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं 2016 में मैं इनवाइटेड था वहाँ पे, ढाका, एक डेफोडिल यूनिवर्सिटी है ढाका में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैं वाइस चांसलर था, तो मुझे इनवाइट किया, चीफ गेस्ट को, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ ढाकेश्वरी मंदिर जो है, काली माता का मंदिर है, ढाका के अंदर ही है। ढाकेश्वरी मंदिर में मैंने देखा एक चक्रवर्ती साहब थे, वो, मैं कहता हूँ 2016 की बात कर रहा हूँ, उनके चेहरे पे डर था इतना। क्यों? वो मेरे आने से नहीं, मतलब इतना मुसलमान जो उन्मादी जो तत्व है वो हिंदुओं को दबा रहे हैं। तो इंडिया के लिए बड़ा भारी प्रॉब्लम है ये, कि ये हमको अगर हम कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि क्यों वायलेंस करा दो इंडियंस के ऊपर, अभी भी हुआ है। मैं हिंदू मंदिर तोड़ने जा रहे हैं जी, 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है। तो ये बड़ा खतरनाक काम है। बिल्कुल सर, खतरनाक और बेहद गंभीर और संवेदनशील ये मुद्दा है, जिस तरह से हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है बांग्लादेश में। और ऐसे में आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि आने वाले समय में पता चलेगा या बांग्लादेश को कि किस तरह की स्थिति हो गई और चीन से हाथ मिलाने के बाद, और तब हर किसी के जुबान से बस यही मुहावरा निकलेगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे में एक बार फिर से पंकज श्रीवास्तव जी, आपका रुख करूंगी मैं, चूंकि देखिए सर, कई तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल पा रही है। और एक बेहद लोकप्रिय कहावत यह है कि एक म्यान में
दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। क्या ये मानकर चला जाए कि जो बांग्लादेश में पूरा कल तक की जो तस्वीरें अब तक सामने आई है वो इसी मुहावरे के इर्द गिर्द है? क्योंकि जिया खालिद का हम जिक्र किया जाए, जब जिया खालिद जेल से बाहर थी तो उस दौरान तक जो तस्वीरें थी वो विपरीत नजर नहीं आती। एक समय ऐसा था जब दोनों को दोस्त कहा जाता था, शेख हसीना और जिया खालिद को, और शेख हसीना ने ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया, इस तरह का गंभीर आरोप। जिया खालिद जेल में गई, अब जिया खालिद जेल से बाहर आई तो शेख हसीना चली गई। ये देखिए, खालिदा जिया और शेख हसीना, इन दोनों की जो दोस्ती भी पहले जग जाहिर है, लेकिन पिछले शायद 20-25 वर्षों से इनमें दोस्ती नहीं रही। इनमें दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि खालिदा जिया ने शेख हसीना के जन्मदिन के मौके पर अपने पिताजी के मृत्यु की बरसी मनाई थी, और यही कुछ ऐसी प्रक्रिया इनकी तरफ से भी की गई थी। तो दुश्मनी इन दोनों में जग जाहिर है। और अब देखिए, जब शेख हसीना बाहर हो गई है बांग्लादेश से, बहुत ज्यादा संभावना, क्योंकि इसमें जमात इस्लामी के साथ साथ बीएनपी के लोग भी शामिल हैं, और ये लोग जो है ये शेख हसीना के विरुद्ध लोग हैं, खालिदा जिया के पार्टी के लोग हैं, और जमात इस्लामी जो कि एक जमाने में ये शेख हसीना के खिलाफ हुआ करती थी, आज भी खिलाफ है। और ये इस्लामिक कट्टरपंथी गुट है, जो जमात इस्लामी इस्लामिक कट्टरपंथी गुट है। और ये जो बीएनपी है ये भी कट्टरवादी रूढ़िवादी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं जी। ये लोग लिबरल नहीं है, दूसरी तरफ भारत के साथ दोस्ती के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, इसमें इस पूरे सिनेरियो में चीन जरूर एंट्री लेगा, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के से पहले श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान तक में चीन ने अपनी एंट्री ली किसी तरीके से, और भारत को पीछे करने की जो उसकी पल्स स्ट्रिंग की जो एक पॉलिसी है, उसे अगर आप देखें बिल्कुल तो सर, और चीन की जो रीति नीति है वो फिलहाल हर किसी की समझ में आ रही है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर माफी के साथ, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है, संजीव श्रीवास्तव जी एक आखिरी रिएक्शन और कम शब्दों में आपसे लूंगी। अगर भी शेख हसीना कहाँ जाएंगे? हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो लंदन का रुख कर सकती है, लेकिन अभी वहां की सरकार के जरिए जो एग्रीमेंट है वो तैयार हो जाए, उसके बाद वो रुख करेंगे। अभी फिलहाल वो भारत में है। अगर भारत में शेख हसीना लंबे समय तक रहती है तो क्या शेख हसीना के साथ साथ भारत की भी मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार शेख हसीना को पूरी मदद देगी, और जो कि दी जा रही है, और वो भारत की मित्र रही, जब तक वो सत्ता में रही भारत के साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ रहे हैं। लेकिन ये अवश्य है कि उनके विरुद्ध बड़ी साजिश बांग्लादेश के अंदर है, और बांग्लादेश के जो ये उपद्रवी हैं, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, वो उनके ऊपर नजर रखेंगे, और यदि वो भारत में रहती हैं तो जाहिर है कि भारत के ऊपर भी उनकी पूरी वाच होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत इतना सशक्त और मजबूत राष्ट्र है कि वो अपने मित्रों को संरक्षण दे सकता है। शेख हसीना की सरकार को पहले भी हमने बहुत बड़ी मदद दी, जब उनके ऊपर उनके परिवार पर ना सिर्फ सशक्त और मजबूत, बल्कि भारत यहाँ पर अपनी जो दोस्ती है वो भी यहाँ पर निभाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आने वाले समय में नजरें टिकी हुई है बांग्लादेश में क्या स्थिति, कैसे सुधार होगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।